तो ऐसा है 11th क्लास के टॉपिक खत्म, 12th क्लास के टॉपिक स्टार्ट, जिनमें से आप पढ़ने के लिए हमारा आज का टॉपिक क्या है? जानते हैं आप सॉल्युबिलिटी का अर्थ क्या है? सॉल्यूबल का मतलब तो आप बिल्कुल जानते हो, घुल जाना है ना, कि कोई चीज घुल रही है, सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुल रहा है, आप कह रहे सब सॉल्यूबल है। पर सवाल ये है सॉल्यूट जो घुल रहा है आखिर वो कितना घुला। अब ये कितना जो है हम पिछले कई दिनों से कितने पर ही काम कर रहे हैं, चाहे मास परसेंटेज के फॉर्म में बताया जाए कि कितना घुला है, चाहे बताया जाए कि साहब कितने नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन मतलब मोलरिटी, चाहे बता दिया जाए क्या आपका मोलालिटी, चाहे मोल फ्रैक्शन, हम इसी पर काम कर रहे हैं। तो कितना सॉल्यूट घुला है, कितने सॉल्वेंट में, इसी को क्या कहा जाता है? सॉल्युबिलिटी। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। तापमान फिक्स करते हुए, क्योंकि आपने देखा होगा बिल्कुल कि चाय में या पानी में चीनी घुलना बंद भी कर दें चाशनी बनाते वक्त, पर हम लोग अगर उसे कढ़ाई में डाल करके चढ़ा दें किस पर, गैस पर, चूल्हे पर, आंच पर, टेम्परेचर मिलते ही आप देखेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी अचानक से क्या होगी? बढ़ जाएगी, मतलब और घुलना वो क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा। तो सीधी सी बात है, अगर आप किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी नापना चाह रहे हैं तो सबसे पहला काम है सब कंडीशंस को कर दो फिक्स, कि ना तो सब टेम्परेचर बढ़ेगा ना प्रेशर बढ़ेगा, ये कंडीशन फिक्स रहेगी। उसके बाद क्या करो, सॉल्वेंट का अमाउंट भी फिक्स हो, कि सब आपने क्या लिया, आपने 100 ml पानी ले लिया, सॉल्वेंट है, उसमें आपने क्या मिलाई? चीनी। आपने 10 ग्राम डाली, 20 ग्राम डाली, 30 ग्राम डाली, भूल गई सब, 30 ग्राम भूल गई। फिर आपने 6 ग्राम और डाल दी, 36 तक वो भी भूल गई। पर जैसे ही आपने 1 ग्राम और डाला, अब आप ये पाओगे कि सब चीनी नहीं घुल रही। तो इस समय हम सॉल्युबिलिटी जिसकी बता रहे हैं वो है शुगर, चीनी की। हमने कितना सॉल्वेंट लिया था? 100 ml, फिक्स क्वांटिटी करी, इसमें चीनी कितनी घुल पाई? 36 ग्राम। तो 36 ग्राम पर 100 ml ऑफ वाटर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर। इसके बाद जैसा आपको पहले पढ़ाया था सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपका सैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सॉल्युबिलिटी है, हम जब यहाँ कहते हैं 10 ग्राम 40 ग्राम चीनी, तो दिमाग में जो चीनी आ रही है वो एक लिक्विड सॉल्यूशन के फॉर्म में आ रही है या सॉलिड चीनी के दाने आ रहे हैं, मतलब कि सॉलिड की बात हो रही है। और जब पानी कह रहे हैं अपन 100 ml, तो पानी किस स्टेट में? लिक्विड। तो इसका मतलब मैं बेसिकली आपको समझा रहा हूँ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। पर इसी तरह से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड्स भी हो सकती है, या सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इनटू लिक्विड्स भी हो सकती है। तो हम लोग इन तीनों को कवर करेंगे। सबसे पहले जो सबसे छोटा है अपना सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, इसको पढ़ेंगे। फिर जो थोड़ा सा ज्यादा जो अपने पास है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड, फिर लिक्विड इनटू लिक्विड, ये काम हम लोग को करना है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्लियर है? पक्की बात है। तो हम लोग जो है सबसे पहली जो सॉल्युबिलिटी पढ़ने वाले वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इनटू लिक्विड्स। तो क्या हेडिंग पढ़ के हम ये समझ पा रहे हैं कि सॉल्यूट किस स्टेट में होगा और सॉल्वेंट किस स्टेट में होगा? सॉल्यूट किस स्टेट में होगा? और सॉल्वेंट किस स्टेट में होगा? सब लिक्विड। तो जो अभी मैंने आपको परिभाषा बताई, एग्जांपल दिया, वो एक्चुअल में सॉल्युबिलिटी तो थी सॉलिड इनटू लिक्विड। जब मैं कहता हूं लिक्विड तो मैं उसका ग्राम लूंगा कि उसका वॉल्यूम लूंगा? वॉल्यूम। तो हम गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मान लेंगे कितना? 100 ml। और उस 100 ml सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 100 ml ऑफ सॉल्वेंट में आपका सॉल्यूट जो किस स्टेट में है? सॉलिड लूंगा तो मैं उसका ग्राम लूं कि उसका मिलीलीटर लूं? ग्राम। बहुत बढ़िया, मिलीलीटर जो बोल रहा है बहुत बढ़िया, वही मिलीलीटर पी करके मर जाओ। तो क्या लेंगे भैया? ग्राम लेंगे। तो सीधी सी परिभाषा ये है कि साहब आपका 100 ml लिक्विड सॉल्वेंट में आपका कितना मैक्सिमम ग्राम ऑफ क्या घुल गया है? सॉल्यूट। बस इसी को क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। बात क्लियर है? बहुत कॉमन है हमारी डेली लाइफ में, बहुत कॉमन है, सब लोग चाय वगैरह पीते होंगे। चाय जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड ही तो ले रहे हो, उसमें जो चीनी आप डाल रहे हो वो सॉलिड ही तो ले रहे हो। तो साहब आपकी चाय में कितनी चम्मच या कितना ग्राम चीनी घुल रही है, इसी को क्या कहा जाता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इनटू लिक्विड। टोटल ये जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं टोटल थ्योरेटिकल होने वाला है, ठीक है। इसमें सीधा थ्योरी क्या है? पहली चीज तो सीधी व्हाट डू मीन बाय सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इनटू लिक्विड। क्लास में सभी को क्लियर है? कोई डाउट किसी को? नहीं सर, ठीक है। दूसरा आता है टॉपिक, सर ये जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इनटू लिक्विड्स है
ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? ठीक है साहब, जो केमिस्ट्री में पहला फैक्टर याद रहे हम बेटा। अब फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या नहीं पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यदि यही क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता तो सबसे पहला फैक्टर क्या होता है? उसके बाद आपका वैन डेर वाल्स फोर्स एटसेट्रा, वो सब छोड़ दो। फिजिकल केमिस्ट्री में एक कहावत चलती है, पहला फैक्टर जो है उसको आप कह सकते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या कहा जा सकता है? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। केमिस्ट्री की कहावत है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखी होगी आपके पास में, लाइट डिसॉल्व्स इन लाइट डिसॉल्व्स इन लाइट। मतलब जानते हैं आप इसका? साहिल क्या होता है बेटा इस लाइन का मतलब क्या है? लाइट डिसॉल्व्स इन लाइट। सर एक जैसी बोलते हैं। जो समानतः चीजें होती हैं एक जैसी वो आपस में क्या हो सकती है? बड़ी आसानी से ज्यादा मात्रा में या कम मात्रा में घुल मिल सकती है? ज्यादा मात्रा में एक दूसरे में घुल मिल सकती है। माने उनकी सॉल्युबिलिटी हाई होगी या लो होगी? हाई। अब सर यहाँ लाइट डिसॉल्व्स इन लाइट का मतलब, नेचर का मतलब सीधा सीधा किससे है? पोलैरिटी से। किससे बेटा? पोलैरिटी। पोलैरिटी का अर्थ है साहब आपका दिया गया सॉल्यूट या सॉल्वेंट पोलर है या सॉल्यूट या सॉल्वेंट आपका नॉन पोलर है। अच्छा बेटा कौन कंपाउंड, कौन सॉल्यूट सॉल्वेंट पोलर होता है बताइए जरा। एग्जांपल नहीं पूछ रहा हूं मैं, आपसे पूछ रहा हूं कि आप कब कहते हैं कि फलाना चीज पोलर है? सर जब उसका डायपोल मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर डायपोल मूवमेंट क्या आ गया बेटा उसका? 0 ही आ गया तो ऐसी सब चीजें क्या कहलाती है? आप जानते हैं किसी पोलर सॉल्वेंट को? कौन है? H2O। इससे बढ़िया कोई पोलर सॉल्वेंट नहीं है। तो बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं जितने भी दुनिया में पोलर सॉल्यूट्स हैं वो सबके सब वाटर में क्या होंगे? सॉल्यूबल। फॉर एग्जांपल आप सभी ने बेटा ये तो खाया ही होगा, रोज खा रहे होंगे, खा रहे ना NaCl नमक, टेबल सॉल्ट पे अपन इसको बोलते हैं। कभी देखा या कोशिश की है इसको पानी में घुलने की? घुल जाता है कि नहीं घुल जाता है? घुल जाता है। इस NaCl में Na जो है बेटा वो पॉजिटिव आयन है, Cl जो है वो नेगेटिव आयन। क्या आपको दो पोल्स नजर आ रहे हैं? माने ये कंपाउंड नॉन पोलर है कि पोलर है? और H2O भी आपका एक पोलर कंपाउंड ही है। तो बताइए ये पोलर सॉल्यूट इस पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा कि नहीं घुलेगा? घुल जाएगा ना। पर वहीं हमने बात करी बेटा बेंजीन। देखिए जरा बेंजीन कितने कार्बन का बना होता है? इस बेंजीन पर हर एक कार्बन पर कितने कितने हाइड्रोजन होते हैं? सर हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है। यहाँ किसी भी कार्बन को आप देखो सारे कार्बन पे एक जैसी कंडीशन है। सर डबल बॉन्ड है, एक एक हाइड्रोजन है ना? जब हर तरफ से सेम कंडीशन है तो इस कार्बन पर कोई रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। रिजल्टेंट 0 आएगा, शून्य आएगा। रिजल्टेंट 0 आएगा इसका अर्थ है इलेक्ट्रॉन ना लेफ्ट गया ना राइट गया, कहीं गया ही नहीं, लूज नहीं हुआ, गेन नहीं हुआ। तो कोई चार्ज आया? कोई चार्ज नहीं आया, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव पोल नहीं बने। तो कंपाउंड पोलर हुआ कि नॉन पोलर? तो आपको ये गैस करना है कि ये NaCl इस बेंजीन में घुलेगा कि नहीं घुलेगा? क्यों नहीं घुला? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाया? नहीं, फिजिकल के हिसाब से जवाब क्या है? क्योंकि NaCl नेचर वाइज कैसा कंपाउंड है और बेंजीन कैसा कंपाउंड है? सेम इसी तरह से CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड भी एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो उसके अंदर क्या नहीं घुलेगा? NaCl बिल्कुल नहीं घुलेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को साइड में रखते हुए ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैं यहाँ ये कह रहा हूं आमतौर पर जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड वो नेचर में होते हैं नॉन पोलर। कैसे होते हैं? नॉन पोलर। अच्छा तेल बताइए, तेल पोलर होता होगा कि नॉन पोलर? ये आपको तेल का नेचर नहीं पता है, आप इसलिए बता पा रहे हो क्योंकि आपको पता है कि वो पानी में नहीं घुलता। और पानी आपको पता है कि सब पानी कैसा है? पोलर। ऑब्वियस सी बात है कि तेल कैसा रहता होगा? नॉन पोलर। अच्छा अगर NaCl नमक पानी में घुल जा रहा है, गैस कीजिए तेल में घुलेगा या नहीं?
क्योंकि आपने पता कर लिया, गैस कर लिया कि सब ऑयल नेचर में कैसा नॉन पोलर है ना। अच्छा बताइए, जो नमक है सॉल्ट, ये अल्कोहल में घुलेगा कि नहीं घुलेगा? नहीं घुलेगा। मैं कह रहा हूं ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर शराब पानी घुल जाते हैं, उसका कारण क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो एक एक्सेप्शन केस है। हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाती है तो पानी घुल रहा है। कभी भी अल्कोहल अपनी पोलरिटी की वजह से पानी में नहीं घुल रहा है। किस वजह से घुल रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से घुल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो साहब अगर अल्कोहल नेचर में नॉन पोलर है और नमक सॉल्ट नेचर में कैसा है? पोलर, तो कायदे से नमक को अल्कोहल में घुलना चाहिए कि नहीं? नहीं घुलना चाहिए, घुलेगा भी वो नहीं। पर क्या अल्कोहल बेंजीन में घुल सकता है? अल्कोहल बिल्कुल बेंजीन में सॉल्युबल होगा, घुल सकता है। इसका मतलब अल्कोहल ऑयल में भी घुल सकता है? बिल्कुल घुल सकता है। बात आई सब लोगों को समझ में? क्या वाटर और ऑयल एक दूसरे में घुल सकते हैं? नहीं। पर आपने सोप साबुन का नाम तो सुना होगा। साबुन के पास दोनों तरह के कंपाउंड होते हैं, दोनों तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। उसका एक हिस्सा पानी से जुड़ जाता है, पानी में घुल जाता है, और दूसरा हिस्सा ऑयल से घुल जाता है, ऑयल से बॉन्ड बना लेता है। तो सोप ऐसी चीज है जो ऑयल और वाटर दोनों को क्या कर सकती है? आपस में मिक्स करने पर मजबूर कर सकती है। ठीक है, ठीक है साहब। तो ये आपको पहला फैक्टर क्लियर है? लाइट डिसॉल्व्स इन लाइट। साहब पोलर सॉल्यूट किस में घुल जाएगा? पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर सॉल्यूट किस में घुल जाएगा? पर इसका वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। पोलर सॉल्यूट कभी नॉन पोलर सॉल्वेंट में नहीं घुलेगा, ऐसे ही नॉन पोलर सॉल्यूट कभी पोलर सॉल्वेंट में नहीं घुलेगा। बात समझ में आ रही है? हम सभी ऑक्सीजन गैस के बारे में तो जानते ही होंगे। O2 वैसे तो गैस है, टॉपिक सॉल्यूट का चल रहा है, पर फिर भी एक बार के लिए, इसमें दोनों ऑक्सीजन के एटम आपस में जुड़े होते हैं डबल बॉन्ड से। बताओ मैं किस पर पॉजिटिव चार्ज मान लूं और किस पर नेगेटिव? किसी भी पॉजिटिव किसी पे नेगेटिव मान ले? या सर ना तो किसी पर पॉजिटिव मान सकते ना किसी पर नेगेटिव? कोई पोल बना, कोई पॉजिटिव नेगेटिव पोल अपीयर हुए, तो O2 ऑक्सीजन गैस नेचर में पोलर हुई कि नॉन पोलर? और पानी नेचर में कैसा हुआ? तो ये ऑक्सीजन गैस वाटर में, पानी में बहुत अच्छी खासी मात्रा में घुल जाती होगी कि बहुत कम मात्रा में घुलती होगी? बहुत कम मात्रा में। तो ये जो पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, इन्हें ऑक्सीजन बहुत 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 कम मात्रा में मिलती है, क्योंकि वो तो पानी से लेते हैं ऑक्सीजन। तो उनका जीना बड़ा दुश्वार हो जाएगा अगर आप पानी में लगातार पॉल्यूशन करते रहे तो। इसीलिए वीडियो के थ्रू एक मैसेज दे दे, पॉल्यूशन मत। ठीक है साहब, ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? पहला फैक्टर क्या था? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहाँ बेटा नेचर से क्या मतलब था? पोलरिटी। साहब कंपाउंड नेचर में पोलर है क्या? नॉन पोलर। लाइट डिसॉल्व्स इन लाइट, पोलर घुल जाएगा पोलर में, नॉन पोलर घुल जाएगा नॉन पोलर में। पर कभी भी एक पोलर नॉन पोलर में या एक नॉन पोलर पोलर में सॉल्युबल नहीं हो सकता। अगर उसका कोई एक्सेप्शन आता है तो जरूर वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही आएगा, और उसका कारण क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है साहब, ये पहला फैक्टर था आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इनटू लिक्विड्स का। दूसरा फैक्टर जो आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड को डिसाइड करता है, वो डायरेक्टली सीधा सीधा क्या बेटा? तापमान। आप सभी ने कक्षा 11वीं का एक प्रिंसिपल सुना होगा या पढ़ा होगा? बेसिकली इक्विलिब्रियम पर ये प्रिंसिपल जो है वो क्या करता है? काम करता है। ये प्रिंसिपल कई फैक्टर्स को एक्सप्लेन करता है, जिनमें एक फैक्टर आपका टेम्परेचर भी है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं एक जनरल सी बात बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। अगर हमारी शुगर पानी में घुलना बंद कर देती है तो उसे हम क्या देते हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर देने से वो पानी में और घुलना चालू कर देती है। तो क्या लगता है, मैं जितना ज्यादा टेम्परेचर दूंगा वो पानी में उतना कम घुलेगी कि उतना ज्यादा घुलेगी? उतना ही ज्यादा घुलेगी, क्योंकि शुगर का डिसोल्यूशन इन वाटर, पानी में जब शुगर घुलती है तो बेटा ये प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक। क्या होता है? एंडोथर्मिक। क्या अर्थ है एंडोथर्मिक का? है ना, एंडो और आपका दूसरा जो होता है वो एक्सो। एक्सो का मतलब एक्सटर्नल, बाहर। जब हीट बाहर रिलीज हो जाती है, और एंडो अंदर, इंटरनल, एब्जॉर्ब, कोई एब्जॉर्ब करेगा तभी तो अंदर तक चीजें। तो आपके
एंडोथर्मिक का मतलब है हीट या एनर्जी क्या हो रही है। अगर डिसोल्यूशन के दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो सीधी सी बात है जितना ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी डिसोल्यूशन भी उतना ही ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन में बताइए टेम्परेचर जो है वो सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ या इनवर्सली। सीधी सी बात है इफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक, पर कंडीशन है जब डिसोल्यूशन कैसा हो एंडोथर्मिक। जो हम चाशनी या शुगर इन वाटर बना रहे हैं वो बिल्कुल कायदे से एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन है। ठीक है, हम लोगों के घरों में व्हाइट पुट्टी करवाते हैं, हम लोग बिरला व्हाइट पुट्टी वगैरह होती है। तो कभी आप खुद करें या आप करवाएं तो आप एक चीज पर कभी गौर करिएगा कभी फ्यूचर में कि जब बकेट ऑफ वाटर में पानी की बाल्टी में उस बिरला व्हाइट पुट्टी को मिलाया जाता है तो बाल्टी गर्म हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सब हम लोगों ने उस जो बिरला पुट्टी का जो कट्टा था उसको गर्म करके लाए थे कि बाल्टी गर्म थी धूप में पड़ी थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मिलाओगे वो बकेट क्या हो जाएगी बेटा, गर्म हो जाएगी। इवन उसके अंदर बबल्स आप उबाल भी देखोगे कितनी गर्म हो जाएगी। तो इसका मतलब जब वो व्हाइट पुट्टी घुल रही है पानी में तो एनर्जी जनरेट हो रही है, रिलीज हो रही है, तभी तो गर्म हो गया सॉल्यूशन। तो ये व्हाइट पुट्टी का डिसोल्यूशन इन वाटर एंडोथर्मिक प्रोसेस है कि एक्सोथर्मिक? ये एक्सोथर्मिक है, मतलब इसमें हीट की एब्जॉर्प्शन की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ, इसका अगर आप एंडो में कह रहे थे कि सर एनर्जी जितनी एब्जॉर्ब होगी डिसोल्यूशन उतना ज्यादा होगा, पर एक्सो में काम उल्टा हो रहा है। एनर्जी एब्जॉर्ब होने की वजह क्या हो रही है, मिक्सचर कह रहा है कि हमें घुलने दो और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज करने दो, पर आप कहोगे ना एनर्जी तो मैं ही दूंगा, एनर्जी तो हम ही देंगे। आप उस मिक्सचर को उबालने के लिए रख देते हो, बताओ क्या होगा, बिरला व्हाइट पुट्टी अब पानी में घुलना कर देगी बंद। पानी में घुलना क्या कर देगी बंद। क्यों सर? देखो ऐसा है, बेसिक सा लॉजिक है सर। डिसोल्यूशन जो था बिरला व्हाइट पुट्टी का इन वाटर वो नेचर में कैसा था, एक्सोथर्मिक। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती डिसोल्यूशन उतना ही ज्यादा होगा। पर आपने क्या किया, आपने एनर्जी रिलीज करने की बजाय आपने उसे एनर्जी एब्जॉर्ब करने पर मजबूर कर दिया। जो काम वो करना चाह रहे थे अपनी इच्छा से, आपने उसमें जोर जबरदस्ती लगानी पड़ी तो उन्होंने वो काम करना बंद कर दिया। तो जब आप फैक्टर पढ़ते हैं टेम्परेचर तो डिसोल्यूशन पहले ये चेक किया जाएगा कि एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। ठीक है, अगर एंडोथर्मिक है तो आप सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में अगर कर्व प्लॉट कर देंगे तो आप ये पाएंगे कि साहब कर्व जो है वो ऐसे जाने लगेगा ऊपर, एंडोथर्मिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पर वहीं अगर क्या हो आपका एक्सो हो तो आप ये पाएंगे टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होने लगेगी, धीमे धीमे कम होने लगेगी। पर एक एक्सेप्शन है, कंपटीशन के लिए बता रहा हूं, एक एक्सेप्शन है ग्लोबल सॉल्ट। क्या नाम है, ग्लोबल सॉल्ट। ये होता है सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। डेका माने 10। इस ग्लोबल सॉल्ट में 10 वाटर मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं इसके क्रिस्टल में। जब शुरुआती दौर में इसे हीट किया जाता है तो एक एक करके इसके वाटर ऑफ मॉलिक्यूल निकलते चले जाते हैं, इसका साथ छोड़ते चले जाते हैं। पानी में घुल रहा है, पानी की ही वजह से डाइडिसॉल से लाइगेल समझा गया, सब इसमें भी पानी है, जिसको बोल रहे हो उसमें भी क्या है, पानी है। तो शुरुआत में जब इसको तापमान दिया जाता है तो इसका डिसोल्यूशन होता है एंडोथर्मिक। टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। पर इसका एक दिक्कत ये है, जितना ज्यादा तापमान दोगे इसमें से वाटर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होते जाएंगे, निकलते चले जाएंगे, इवोपरेट होते चले जाएंगे। तो साहब 9H2O तक तो घुलता चला जाता है। आपने एक निकाल दिया, दो निकाल दिया, 3 4 5 जैसे 9 निकाल दिए, 9H2O तो निकल गए, आखिरी एक बच गया, तब तक तो घुलेगा। पर जैसे ही आपने इसे और हीट किया, कितना हीट सुनिएगा, 32.4 डिग्री सेल्सियस, इतना। इस पर बचा हुआ आखिरी वाटर मॉलिक्यूल भी इसका साथ छोड़ देता है और अब तक जो सॉल्ट हाइड्रेटेड था, मतलब जिसमें वाटर प्रेजेंट था, वो एकदम क्या हो जाता है, एनहाइड्रस, एकदम सूखा। पानी की ही वजह से पानी में घुल रहा था, पानी साथ छोड़ के अब क्या होगा, अब नहीं घुलेगा। मतलब अगर आपने तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कर दिया, अब आप ये देखोगे ये डिसोल्यूशन नेचर में एंडोथर्मिक की बजाय कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक।
तो ये मैक्स टू मैक्स किस टेम्परेचर तक वाटर सोल्यूबल है? 32.4 डिग्री सेल्सियस। इसे कह सकते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या कह सकते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर। एग्जांपल ग्लोबल सॉल्ट का है, अपने एनसीईआरटी में नहीं है पर आपके कॉम्पिटिशन के लिए। क्लियर? दो ही मुख्य फैक्टर हैं, एक है नेचर और दूसरा क्या है अपना टेम्परेचर। कोई दिक्कत कैसी भी नहीं है किसी को? ये अपना कौन सा टॉपिक है? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इनटू लिक्विड्स। ठीक है, अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड्स। दूसरी सॉल्युबिलिटी है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड्स। ठीक है सर, अब इसकी परिभाषा में देनी है। लिक्विड, कोई सॉल्वेंट लिक्विड है तो उसका ग्राम लेके उसका एमएल लेना ठीक रहेगा, और कोई सॉलिड गैस है इसका ग्राम लेके इसका एमएल लेना ठीक रहेगा, है ना? मीटर तो नहीं ले सकते ना? नहीं, ठीक है कि कितनी गैस घुल गई है ना? तो इसका भी एमएल ले लेते हैं और इसका भी अपन एमएल ही ले लेते हैं। तो पहले सॉल्वेंट फिक्स कर देते हैं, कितना एमएल ले सॉल्वेंट? 100 एमएल। कि साहब आपने एक सॉल्वेंट लिया और वो सॉल्वेंट आपने लिया कितना? 100 ml। अब इसमें आप क्या घोलने की कोशिश कर रहे हो? गैस। तो मैक्स टू मैक्स कितना ml माने वॉल्यूम किसका घुल जाए? गैस का। किसमें घुल जाए? 100 ml ऑफ सॉल्वेंट में। बस यही क्या कहलाएगी? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड्स। क्लियर है? हम उसी की फिजिकल स्टेट के हिसाब से उसकी यूनिट डिसाइड कर रहे हैं कि हम क्या ले रहे हैं। डेफिनेशन क्लियर है? अब इसमें दूसरी चीज पढ़ने लायक क्या है? सब फैक्टर्स। किन फैक्टर्स पर निर्भर करती है किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड? सबसे पहला फैक्टर सेम वही है जो आपने पहले भी पढ़ा। कौन सा? नेचर। लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक। अभी हमने एग्जांपल दिया कि O2 जो है ऑक्सीजन, वो नेचर में कैसी गैस है? नॉन पोलर। तो इसकी पानी में सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होगी या बहुत कम होगी? बहुत कम होगी। अच्छा जरा सोच के बताइए, नाइट्रोजन N2 नेचर में बताइए क्या लगता है, पोलर है कि नॉन पोलर है? ये भी नॉन पोलर है। सर दोनों नाइट्रोजन के एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों एक दूसरे को बराबर ताकत से खींचते हैं, तो ना तो कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना ही कोई दे रहा है। तो ये भी नेचर में कैसी हुई? नॉन पोलर हुई। तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी पानी में क्या होगी? बहुत कम होगी। अच्छा सोच के बताइए H2, ये क्या है? पोलर के नॉन पोलर? ये भी नॉन पोलर। तो इसकी भी सॉल्युबिलिटी पानी में क्या होगी? बहुत कम होगी। जरा सोच के बताओ CO2 बना लेते हैं स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन के ऑक्सीजन? ऑक्सीजन ये वाला इधर खींच रहा है, ये वाला इधर खींच रहा है। बताओ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। तो पोल्स बने क्या? तो नेचर में CO2 भी कैसा हुआ? नॉन पोलर हुआ। बताओ बेटा NH3 अमोनिया, ये है अमोनिया। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? अगर ये नाइट्रोजन इससे इधर, इससे इधर, इससे इधर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो कोई रिजल्टेंट आने वाला है कि नहीं आने वाला है? आने वाला है। ऊपर की तरफ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर कोई ना कोई रिजल्टेंट आएगा तो बताओ नेचर में ये पोलर है कि नॉन पोलर है? पोलर है। तो बताओ पानी में घुलेगी कि नहीं घुलेगी? बिल्कुल घुलेगी। बात आई समझ में? ये हम लोग ऑर्गेनिक में भी पढ़ चुके हैं, कारण हाइड्रोजन बॉन्ड बताया था हमने। अमोनिया जो चैप्टर, अमाइन जो चैप्टर था उसमें पढ़ा था। सब अमोनिया पानी में घुल जाती है, वहां उसे कारण बताया गया था हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री हम क्या कह रहे हैं? सब नेचर में कैसी होती है? नेचर में होती है पोलर। बात क्लियर है? यस सर। तो मान लीजिए क्वेश्चन आया कि चलिए पहले तो आप ही गेस कीजिएगा, हमारी ब्रीदिंग रेट, सांस लेने की जो स्पीड है, नॉर्मल इंसान जिसको कोई बीमारी वगैरह नहीं है वो 1 मिनट में कितनी बार ब्रीदिंग करता है? 70। और अगर उसका कंपैरिजन एक फिश, एक मछली से कर दिया जाए तो ये मछली हमारे कंपैरिजन में 1 ही मिनट में ज्यादा बार ब्रीदिंग करेगी कि कम बार? कैसे कम? क्यों? ऑक्सीजन कम है, तो उसको जिंदा रहने के लिए अगर ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है तो बार बार सांस ले कि एक बार लेकर के भूल जाए और अगले साल लेंगे दिवाली में,
बार बार लेंगे। बार बार का अर्थ यही हुआ ना, 1 मिनट में ज्यादा टाइम ब्रीथ करेगी। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हम हैं, एक्वेटिक एनिमल का एग्जांपल एक छोटी सी फिश हो गई। तो हम दोनों का मतलब एनिमल्स में से, और एक फिश जो है, फिश भी वैसे एनिमल ही हुई। टेरेस्ट्रियल एनिमल और एक्वेटिक एनिमल में से ब्रीदिंग रेट किसकी ज्यादा होगी? एक मछली से नहीं जीत पा रहे हो तुम लोग, क्या बड़ो यार, मछली से हार जा रहे हो यार, ब्रीदिंग रेट नहीं है तुम्हारा। कारण समझा क्यों? क्योंकि दोनों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हमें भरपूर मात्रा में मिल रही है ना। एयर हम लोग ले रहे हैं, उसी एयर में घुली हुई है ऑक्सीजन, पर उन्हें जो ऑक्सीजन मिल रही है वो गैसेस स्टेट में ना मिल के किस स्टेट में मिल रही है? लिक्विड में। अब साहब हमें पता है कि ऑक्सीजन नेचर में कैसी है? नॉन पोलर, और पानी कैसा है? पोलर। अब ऑक्सीजन जो है वो पानी में खूब अच्छी खासी मात्रा में नहीं घुलती, तो मतलब कि अवेलेबिलिटी ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन लिक्विड वाटर इज वेरी वेरी लेस देन, हमसे बहुत बहुत ज्यादा कम है। उन्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए। तो अब या तो एक उनको अच्छी खासी ऑक्सीजन मिलती हो, एक बार सांस ले लें और रोक लें। मान लो मैंने रोकी हुई है मान लो मैं मर नहीं रहा, पर मछली जो है अगर रोक ले मेरे बराबर। अब जैसे हमारा वो कौन था, नवाजुद्दीन था ना, 15 मिनट तक सांस रोक ली तो छू के वापस, ऐसा तो मान लो मछली तो नहीं कर सकती, तो फिश मर जाएगी। जीत गए, ब्रीदिंग रेट उसकी फास्ट है, तुमसे ज्यादा सांसें उसकी चढ़ी हुई है, तुमसे ज्यादा मेहनत के लिए लगातार फिन से ला रही है, तो तैर रही है, एक जगह सूअर की तरफ पड़े हो तुम, हम जीत जाएंगे। हाँ, तो इसमें मेडल मिल गया क्या कोई? बेवकूफी समझेगा यार, आसपास एयर है, सांस रोक के बैठा है। मैंने लेनी चालू कर दी वैसे, बता दो। बच्चे सोचोगे ना ऑनलाइन की सर ने सांस रोक दी, नहीं रोक, छोड़ दो। तो ऐसा है आपकी गैसेस पानी में घुल रही है नहीं घुल रही, इसका एक सीधा सा फैक्टर तो हो जाता है आपका नेचर। एक दूसरा फैक्टर जो कक्षा 11वीं से निकल के आता है साहब, इस फैक्टर का नाम है, ध्यान से समझिएगा, इस फैक्टर का नाम है क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो जैसे शशांक से बात कर लेते हैं आज। शशांक, आप एक दिन में औसतन कितने घंटे पढ़ते हैं? चलिए, शशांक ने जवाब दिया लेट अस सपोज बोल के 12 घंटे। अब यहाँ है ना, यहाँ सपोज की बात हो रही है, कितना ही मान सकते हो। कमलेश से बात कर, कमलेश एक दिन में कितने घंटे पढ़ते हो? चलिए 4 घंटे पढ़ते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल कर रहा हूँ। कमलेश 4 घंटे पढ़ने के बाद पढ़ाई से ऊब जाता है और अब वो पढ़ना कर देता है बंद। एक एवरेज औसतन स्टूडेंट की अगर अपन बात करें तो इसी क्लास में हो सकता है एवरेज टाइम पीरियड आपका 6 आवर्स हो, 6 घंटे आप पढ़ते हो। तो ज्यादातर बच्चे 6 घंटे पढ़ लेने के बाद औसतन बोर हो जाते हैं पढ़ाई से और वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, पढ़ना बंद कर देते हैं। ये 6 घंटे कुछ के लिए एक दिन का हो सकता है, कुछ के लिए साल भर का है ना। रिलेट कर पा रहे हो? हाँ, आप ही लोगों की बात कर रहे हैं। राहुल कह रहा है यस सर, मेरे साथ तो है। अब राहुल कह नहीं से ज्यादा पढ़ता हूँ, 6.5 साल भर में। तो अब 6 घंटे औसतन हमने मान लिया कि बच्चा 6 घंटे पढ़ेगा, पढ़ाई को क्या करता है? छोड़ देता है। पर एक बच्चा कक्षा में ऐसा है जो 12 घंटे बाद पढ़ाई छोड़ता है। कौन है? स्कूल कोचिंग मिला के बोल रहा है। तो शशांक 6 घंटे जिस पर बच्चे पढ़ाई करना छोड़ देते हैं, उसके बाद भी शशांक पढ़ता ही रहता है। बताओ कमलेश और शशांक में से किसके पढ़ने की टेंडेंसी ज्यादा हुई? जो जिस पर आमतौर पर जो बच्चे काम करने छोड़ देते हैं वो उस पर भी उस काम में लगा हुआ है, तो उसी की टेंडेंसी ज्यादा हुई। जरा एक नॉर्मल सी बात का जवाब दीजिएगा, अगर मैं पानी को उबालूं तो उसके अंदर ऑक्सीजन अब ज्यादा से ज्यादा घुल जाएगा या सब इवोपरेट होके साथ छोड़ जाएगा? साथ छोड़ जाएगा। ऐसे ही तो होता है, हॉट बंदा आया नहीं कि बंदी छोड़। तो आपने क्या किया? आपने कर दिया पानी को गर्म, हीट अप कर दिया, साथ छोड़ गया कौन? है ना, साथ छोड़ गया कौन? ऑक्सीजन। अब सब ऐसा है कि वहीं एक दूसरी गैस थी, अमोनिया। कौन थी? अमोनिया गैस। हमने सिर्फ 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया था, हमने ये पाया कि ऑक्सीजन उस केस में पूरी तरह से उस लिक्विड वाटर में से निकल जाता है ना। तो घुला हुआ ऑक्सीजन कम हो गया कि ज्यादा हो गया? कम हो गया, मतलब सॉल्युबिलिटी कम हो गई ना बेसिकली।
अमोनिया के साथ पाया गया कि साहब जिस तापमान पर बाकी सारी गैसेस घुल नहीं रही थी, साथ छोड़ जा रही थी, अमोनिया उस तापमान पे भी क्या हो रहा है, घुल रहा है। बताओ ऑक्सीजन और अमोनिया में से कौन गर्लफ्रेंड है और कौन बॉयफ्रेंड? साथ नहीं छोड़ रहा। ऑक्सीजन गर्लफ्रेंड है, अमोनिया क्या हो गई आपकी? तो इसको कुछ ऐसा समझ लीजिए, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो गैसेस घुलना कर देती है बंद, पर अगर कोई गैस हाई टेम्परेचर पर भी कसम खा के बैठी मैं तो सब घुलूंगी, घुल रही है, घुलती रहेगी, तो बताइए उस गैस की सॉल्युबिलिटी दूसरी गैस जो साथ छोड़ जा रही थी उससे ज्यादा मानी जाएगी कि कम? ये जो टेम्परेचर जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, जिस तापमान पर गैस साथ छोड़ जा रही है, मतलब घुलना क्या कर दे रही है, बंद कर दे रही है, इसी मैक्सिमम टेम्परेचर को क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। जब मैं कहता हूं अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है और जब मैं कहता हूं ऑक्सीजन का क्रिटिकल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, इन दोनों का मतलब ये है अगर मैंने हाईएस्ट मैक्सिमम 30 डिग्री सेल्सियस सॉल्यूशन का कर दिया तो ऑक्सीजन घुलना बंद कर देगा और अमोनिया घुलेगा। अच्छा 40 कर दूं डिग्री सेल्सियस तो कौन घुलेगा? और ऑक्सीजन बंद कर देगा, उसे 30 में बंद कर चुका था। 50 डिग्री कर दूं तो अमोनिया अभी भी घुलेगा और ऑक्सीजन पहले ही घुलना बंद कर चुका है। पहले ये बताइए दोनों में से क्रिटिकल टेम्परेचर किसका है, मतलब वो मैक्सिमम टेम्परेचर की वैल्यू जिस पर वो घुल रही है, अमोनिया। तो इसका अर्थ ये हाई टेम्परेचर पर भी वो गैस क्या हो जा रही है, घुल जा रही है, माने उसकी सॉल्युबिलिटी उस दूसरी गैस के कंपैरिजन में कम होगी कि ज्यादा होगी? Therefore, critical temperature is directly proportional to the solubility of gases into liquids. हमने एक पहला फैक्टर आपको समझाया था लाइट डिसॉल्यूशन लाइट। हमने उसमें कहा बेटा कि अमोनिया जो है वो नेचर में पोलर है, ये सारी गैसेस नेचर में क्या है, नॉन पोलर, तो पानी में नहीं घुल रही। अब अपन दूसरे फैक्टर को अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा फैक्टर हमसे ये कह रहा है अमोनिया पानी में ज्यादा घुल क्यों रही है, क्योंकि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर इन सभी छुटकू मुटकू गैसेस से क्या है, ज्यादा है। समझ लो, जब मैं कहता हूं क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब ये है साहब अमोनिया ज्यादा तापमान पर भी पानी में घुलेगी, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। किससे? इन सभी गैसेस। आपके पास नोट्स में आपको एक ऑर्डर भी मिल जाएगा कौन सी गैस का ज्यादा है, कौन सी गैस का कम है। एक एग्जांपल आप करिएगा मत, सुन लीजिए। एक आपका मान लीजिए बर्थडे आया 24 सितंबर को, ठीक है, उसमें एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का बर्थडे था, उसको एक छोटा सा बाउल गिफ्ट किया जो पहले किया जाता था, जिसमें आप 2 4 5 मछली डाल लीजिए और उनकी मौत होती हुई देखिए। जब कोई मरता है ना इंसान को, बड़ा देखो आपका कोई रिश्तेदार का छोटा बालक गिर जाता तो क्या, चीटी मर गई, वो खुश हो जाता है। समझ में नहीं आया, वो खुश होता है, अरे यार आज में बड़ा हो गया, आज 2 गिलास दूध जाता, चीटी मार दी, होता है कि नहीं होता है, वो खुश हो जाता है। किसी को मरता देख के इंसान क्या होता है? तो आपका वो बाउल जो है वो गिफ्ट कर दिया गया है, उसमें आपने भैया क्या करा, उसमें आपने कंकड़ डाले साफ धो करके, उसमें आपने घास लगा दी मछलियों के लिए, आराम मिलेगा, मछली तेल अच्छा है, आगे हाथ में लौट जाए। आपने भाई उसमें डाल दी 2 अलग अलग रंग की मछलियां, तो मान लो दोनों नर डाल दिए, नर इसीलिए 2 लड़के आपस में बिना लड़े जिंदा रह ले, आपने दोनों नर डाले। अब आप क्या करते हैं, रोजाना उन्हें टाइम पर खाना खिलाते हैं, खाना खिलाना मतलब जो भी दाना वगैरह उनका आता है वो आप उनको डाल देते हैं। अच्छा ये छोटा बाउल है और हम लोग कहाँ रह रहे हैं अभी, इंडिया में किस स्टेट में रह रहे हैं, राजस्थान, जहाँ भगवान माता की कृपा से बहुत गर्मी है ना, बहुत गर्मी पड़ती है। तो साहब आसपास का तापमान इतना ज्यादा है कि उस पानी का तापमान भी बढ़ रहा है। मान लीजिए उस मछली ने जन्म आप जैसे आलसी कर ले लिया, जो पानी नहीं बदल रहा है, पानी उसका कह रहा है कि यार क्या मैं नहीं नहाया हूं 4 दिन से, मछली क्या कर रही, मछली तो रही पानी में रह रही है, चलो ठीक है, आपने ऐसे इंसान हटा दिया। अब ऐसा है जब आसपास का तापमान बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का क्रिटिकल टेम्परेचर उस पानी में लो है कि हाई, लो है, माने ये ऑक्सीजन उस पानी में तभी घुल सकती थी जब आसपास का तापमान क्या होता, कम।
और सब राजस्थान में तापमान क्या हुआ, ज्यादा हुआ। ऑक्सीजन ने उस पानी में घुलना बंद कर दिया कि अभी भी घुलती रहेगी, कम घुल रही है। अब मछली चिल्ला रही है पर पानी में से आवाज बाहर नहीं आ रही, बचाओ बचाओ बचाओ। अब तुम खेल समझ रहे हो भाई, वो चिल्ला रही है बचाओ बचाओ, तुम खेल समझ रहे हो, खुश हो रहे हो हैं। अब भैया तुम स्कूल गए, तुम वापस आए, तुमने आकर देखा कि भैया दोनों, अब तुम ये ना सुनो नाटक कर रहे आप। अब यार छोटे से बाउल में इतनी सी मछली है, उसकी आंतड़ियां खींचने के बाद पत्ता सा उसके लिए धर्म रस कर ले क्या हैं? इतने से मांस के लिए ये यहाँ से यहाँ पे पहुंचने से पहले खत्म हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा भाई। कैसी बात है। तो ऐसा किया हम लोगों ने, साहब वो मछली मर गई। अब हम समझे नहीं क्योंकि हम सब केमिस्ट्री के स्टूडेंट थे। हमने क्या करा है यार, जो भी गिफ्ट विफ्ट करके गए थे ना मछली, वो बेकार, ये बाहर की मछली नहीं जस्ती। आप गए नाले से पकड़ के ले उसको रखा। अब आपने सोचा कि यार मैंने पानी चेंज नहीं किया था, इसलिए आपने फिर पानी चेंज किया। पानी चेंज करके उसको रख, वही कंकड़ पत्थर घास वगैरह लगा, आपने फिर देखा फिर मर गया। तो कारण क्या साहब नहीं समझ में आ रहा। किसी ज्योतिष के पास गए, केमिस्ट के पास, उससे बताया 2 मछली लाए तो हाँ, 3 दिन आप मर गए थे हाँ। बोला बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर ऑक्सीजन का क्या है, लो है, और आसपास का तापमान क्या है, हाई है, इसलिए ऑक्सीजन घुलना बंद कर दे रही है। दैट्स व्हाई आपकी मछली मर जा रही है। वैसा उपाय क्या है, एक छोटी सी मशीन ऑक्सीडाइजर ला करके उस बाउल एक्वेरियम में फिट कर दो। आपने देखा होगा कि साहब एक्वेरियम में वो बबल्स निकल रहे हैं, वो मछलियों खेलने के लिए बॉल नहीं है, तो बबल निकल रहा बॉल दो इनको चलता रहेगा है, ऐसा नहीं है। वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजर बाहर से खींच रहा है एयर ऑक्सीजन। अच्छा उस ऑक्सीडाइजर को सरफेस पे नहीं बांधते, आप देखो एकदम नीचे गहराई में जाके बांधेंगे। आपको मैं एक नियम पढ़ाऊंगा हेनरीज लॉ, उसके आधार पे उस पर नीचे ही लगाना है, प्रेशर बना के रखना उस पर। तो जितना ज्यादा दबाव में वो काम करेगा, बबल्स उठेंगे, बबल्स का मतलब एयर गैस आ रही है, ऑक्सीजन उतना ही ज्यादा पानी में घुल जाएगी। तो आसपास का तापमान बढ़ता भी है, पर आपने तो व्यवस्था कर दी उनकी, तो वो मछलियां जो है वो लंबे समय तक आप उनकी केयर करते हो तो लंबे समय तक। उसके जैसे नहीं रात में 12 बजे कौन खाना बनाएगा, इतनी सी मछली, कांटा भी इसमें इतना ही सा होगा ना, क्या होगा वो तो सवेरे निकल जाएगा। ठीक है बाबू, समझ में आया क्रिटिकल टेम्परेचर का क्या रोल है। तो ध्यान रखना जब कहा आ जाए सवाल कि बताओ ऑक्सीजन पानी में कम क्यों घुलती है, तो दोनों का आपको पूरे मार्क्स के दोनों रीजन बताने। कौन से 2 रीजन, एक तो साहब ऑक्सीजन नेचर में नॉन पोलर है, और दूसरा क्या बताना है, ऑक्सीजन का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है साहब, है ना। आप लोगों ने कानपुर शहर का नाम सुना होगा। कानपुर क्यों फेमस था या है, कानपुर फेमस किस बात, गाली गलौज के लिए तो है जो। इसके अलावा कानपुर में एक वक्त इंडिया में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज थी। उसका रीजन क्या पता, कानपुर में सब वहां गंगा नदी बहती थी, तो जितनी इंडस्ट्रीज है उनको सप्लाई पानी से मिलता है, ट्रांसपोर्ट आसान हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज कि साहब कोई गंदगी, कोई केमिकल रिलीज होता है उसको पानी में छोड़ दो, गंगा नदी शुद्ध कर देगी। ऐसा करके सब दुनिया भर की फैक्ट्री, चमड़ा जो है ना सबसे ज्यादा हमारे वहीं पे, चमड़े के जूते वगैरह सबसे ज्यादा वहीं पे बनते फैक्ट्री। तो ये सब होता था। अब जब केमिकल रिलीज होता था पानी में, तो केमिकल पानी में घुलता था, रिएक्ट करता था, एंड डिसोल्यूशन ऑफ दीस केमिकल्स इन वाटर इज एक्सोथर्मिक। कैसा होता है, मतलब जितना वो केमिकल घुलता था हमारी गंगा नदी का पानी उतना ही ज्यादा उबल जाया करता था, सब हीट अप हो जाता था, टेम्परेचर बढ़ जाया करता था। तापमान बढ़ते ही ऑक्सीजन रिलीज छूट के बाहर चली गई तो साथ छोड़ दिया। तो ऐसा हुआ कि साहब उसमें ऑक्सीजन की होने लगी कमी, जितने जीव जंतु रह रहे थे उसमें मर गए। अब मर गए तो उनकी लाशों कहाँ पाए, गंगा में, गंगा में गए। तो इस तरह से करके उसका धीमे धीमे गंगा का फ्लो कम होने लगा और गंगा विलुप्त हो गई, खत्म हो गई। कानपुर से गंगा ही विलुप्त कर दिया। फिर हमने क्या किया, पुणे पहुंच गए। पुणे पहुंच गए साहब, वहां करेंगे अपना धंधा, वहां से कहीं और जाएंगे, कहीं और जाएंगे, कहीं और। अब तो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं ना, भारत से ही पाकिस्तान जा रहे हैं, सीमा इधर की बात हो रही है। हम वहां चालू कर देंगे सर, क्या दिक्कत है, पड़ोसी मुल्क को बर्बाद कर देंगे। तो साहब ऐसा है, पहला फैक्टर क्लियर हुआ,
दूसरा फैक्टर क्लियर होगा। दूसरा फैक्टर आपको क्या बताया गया है? क्रिटिकल टेम्परेचर। एक फैक्टर और जिसकी बात कर लेते हैं, टेम्परेचर। जो आपके नोट्स में तो देखो वैसे वही चीज लिखी होगी कि साहब अगर डिसोल्यूशन नेचर में कैसा है, एंडोथर्मिक, तो साहब टेम्परेचर दो, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। और डिसोल्यूशन साहब कैसा है, एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर मत दो, कम कर दो, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। पर देखिए ऑन अ जनरल नोट, आमतौर पर या आपसे बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो ध्यान से सुनिएगा, आपको कहना क्या है। आपको कहना ये है कि सर जनरली आमतौर पर जब तापमान बढ़ाया जाता है तो गैसेस लिक्विड्स में घुलना कम या बंद कर देती हैं। अब रीजन है सब क्यों कर देती है? तो लॉजिक सीधा सा है कि देखिए तापमान जब आप बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या असर पड़ता है? किसी भी काइनेटिक एनर्जी छोड़ो, बाकी किसी भी एनर्जी को पकड़ लो, क्या लगता है? इंक्रीज हो जाता है, एनर्जी बढ़ जाती है। जब एनर्जी गैसियस पार्टिकल्स की बढ़ जाएगी तो ये गैसियस पार्टिकल्स उसी लिक्विड के अंदर चुपचाप बैठे रहेंगे या उदम मचाएंगे? सब उदम मचाएंगे। चुपचाप तो नहीं बैठेंगे ना, कोई इधर कूदेगा, कोई इधर कूदेगा, कोई भाग के आगे टकराएगा, कोई WWE बचपन में खेला होगा ना, पकड़ के गर्दन पकड़ के कूद जाएगा, है ना? तो जब ऐसे टकराव होगा, एनर्जी एक्सचेंज होगी, उस एनर्जी की एक्सचेंज की वजह से एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल झटपटा के कहां जाएंगे? बाहर। किससे बाहर आ गए? पानी से बाहर आ गए। पानी में सॉल्युबिलिटी जब तक ही थी जब तक वो गैस पानी में लिक्विड फॉर्म में ही था, पर जैसे साहब आपने उसको बॉयल ऑफ किया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई, वो सब के सब वेपर में कन्वर्ट होना क्या कर देते हैं? चालू। तो जैसे ही वेपर में कन्वर्ट होते हैं वो उस लिक्विड का साथ क्या जाते हैं? छोड़ देते। माने सॉल्युबिलिटी बढ़ी कि घटी? तो टेम्परेचर बढ़ाने से जनरली गैसेस की सॉल्युबिलिटी किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट में कम हो जाती है कि ज्यादा हो जाती है? तीसरा फैक्टर क्लियर है, टेम्परेचर। आपके नोट्स में बिल्कुल वही पॉइंट लिखा होगा कि साहब एंडोथर्मिक है तो ये एक्सोथर्मिक, पर आपने क्या लिखना है? क्या लिखना है? हमेशा ये देखा जाएगा जनरली टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड सॉल्वेंट में कम ही हो जाती है। काहे कम हो जा रही है? क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। 50% पानी। हाँ बोलो बेटा, डाउट है कोई? हाँ बोलो। हाँ विषय क्या नाम है? हाँ रोशन। पानी में ऑक्सीजन कम हो जाती है, ब्रीथिंग रेट फास्ट है। हाँ अरे सीधी सी बात है, भगवान ने हमें और उन्हें अलग अलग बनाया। हमारे अंदर उन्होंने क्या फिट करे? फेफड़े, कि साहब उसमें गैस जाए और गैस बाहर आ जाए। और हमारा शरीर ऐसा बनाया कि उसी गैस को हम ब्लड में घोल लेते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं। उनका शरीर कैसा बनाया? उनको दिए गिल्स, है तो नाइंसाफी, पर गिल्स, ठीक है, गिल्स दिए। अब उनके गिल्स काम कैसे करते हैं? उसमें गैस ना घुसे। कौन घुसे? लिक्विड घुसे। ऑक्सीजन घुसे तो सही, पर वो किस स्टेट में हो? लिक्विड स्टेट में हो, सॉल्युबल स्टेट में हो। तो साहब उनके शरीर में गया लिक्विड फॉर्म में, उन्होंने उसी लिक्विड को डायरेक्टली अपने ब्लड में ले लिया, लिक्विड स्टेट में इस्तेमाल में ले लिया और फिर वापस से उसी प्रोसेस पर लग गए। पर जब वो बाहर आए तो उनको पता चला ये दुनिया तो बड़ी बेदर्दी है। बाहर आए तो उनको लगा कि हवा में तो हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है, तो बहुत, पर उन्हें तो किस स्टेट में लेने की आदत है? मर जाते बेचारे। पढ़ लिख लेते तो पता लग जाता है, बाहर नहीं आते। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? कोई दिक्कत किसी को? घबराने वाली बात नहीं है, बाहर बारिश ही हो रही है और कुछ। हाँ जी, तो ऐसा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड में। एक आखिरी बात नहीं बेटा, बात नहीं। अरे चुप हो जाओ, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड्स में एक आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, इस फैक्टर का नाम है बेटा, क्या नाम है? प्रेशर। क्या नाम है? प्रेशर। तो आखिरी फैक्टर है बेटा प्रेशर, PRESS, दबाव। ठीक है, तो क्या है कि देखिए आप सभी ने कभी ना कभी किसी ना किसी फंक्शन में अपने घर में छोटे मोटे में कोई ना कोई किसी तरह की कोल्ड ड्रिंक तो जरूर पी ही है ना। एक फिजी सी कोल्ड ड्रिंक है, खट्टी मीठी सी कोल्ड ड्रिंक आ रही,
क्या लगता है उस कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस की मिलावट है? ये सब जानते हैं, हर बच्चा जानता है कि उसमें सब कौन सी गैस होती है। कोई भी कोल्ड ड्रिंक उठाओ नेचर में खट्टी होगी, खट्टी तो होगी होगी। कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में एसिडिक होता है। कैसा होता है? तो भाई जिस भी चीज में आपने उसको घोल घाल के पी लिया है, सॉल्यूशन कैसा हो गया? एसिडिक। और एसिड टेस्ट में कैसे होते हैं बेटा? खट्टे होते हैं। ये बात सब लोग समझ गए? तो दुश्मन के दांत खट्टे करना मतलब उसे कोल्ड ड्रिंक। तो साहब ऐसा है, कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में एसिडिक है, कोल्ड ड्रिंक में मिला दी गई है। कैसे मिलाई होगी? ऐसा क्या कर लिया होगा कि साहब वो कोल्ड ड्रिंक में CO2 मिल गई होगी? ऐसे थोड़ी सांठ-गांठ कर ली होगी, CO2 को मिला के 10 तू ले ले 20 में ले लो, ऐसा नहीं होता है। एक आपने ये भी चीज महसूस की होगी कि साहब कोल्ड ड्रिंक में वो जो गैस मिलाई गई है वो बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ डाली गई। आपको यकीन ना आए, नई कोल्ड ड्रिंक लो, चकाचक उसको अच्छे से क्या करो, शेक करो, अपने दुश्मन के मुंह पे क्या हो, प्रेशर के साथ वो गैस कहाँ आएगी? बाहर। देखो आपने जब उसको शेक किया, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी के साथ में वो क्या आने लगे? बाहर पे आने लग गए। हाँ अरे भाई बात हाँ जी, कोल्ड ड्रिंक खट्टी होती है, कोल्ड ड्रिंक खट्टी होती है। शराब में डालते तो शराब खट्टी नहीं होती है। तुम्हें कैसे पता कि नहीं होती है? खट्टी होती है। शराब में मिला दो कोल्ड ड्रिंक तब भी आपको खट्टी ही लगेगी। ठीक है? और कोई डाउट? हाँ जी बेटा, तो देखो उस बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड को जब डाला जाता है ना, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जाता है। बेसिक सा 8वीं क्लास का टॉपिक है, ध्यान सुनिएगा। अच्छा ये बताओ, एक गुब्बारे में हम लोगों ने हवा भर दी और यहाँ से इसको बंद कर दिया। अच्छा हवा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, वो एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं कि सब दूर दूर होते हैं? दूर दूर होते हैं, और वो एक दूसरे से दूर जाना भी चाहते हैं। तभी आपने देखा होगा गैसेस एक्सपेंड। गैस क्या करती है साहब? एक्सपेंड करती है। पर इस समय ये सब के सब क्या है? गैसेस स्टेट में। सोचिए बाहर से हम क्या लगाते हैं इस पर? प्रेशर इतना ज्यादा कि ये पार्टिकल्स मजबूर हो जाएंगे एक दूसरे से दूर जाने के या एक दूसरे के पास आने के। अच्छा लिक्विड्स में ये जो गैप है गैसेस के मुकाबले, ये कम होता है कि ज्यादा होता है? कम होता है। आप जब बाहर से प्रेशर लगाने लगे तो पहली चीज तो गुब्बारा छोटा कर दो, गुब्बारा छोटा हो जाएगा। ये जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे दूर दूर चलाएंगे, पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे बेटा। पास पास आ गए हैं तो क्या लगता है कि ये गैसेस जो थी वो गैसेस स्टेट में ही रह जाएगी कि मे बी पॉसिबल कि लिक्विड स्टेट में आ जाए? पॉसिबिलिटी है ना कि किस में आ जाए? लिक्विड में आ जाए। और कुछ नहीं तो मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल दे सकता हूँ, आप खुद कर सकते हैं। गुब्बारे में हवा भरो, उसमें अच्छे से उसको बंद कर दो, फिर मान लीजिए गुब्बारा आपका बर्स्ट हो गया, फट गया। आप देखोगे गुब्बारा अंदर से गीला हो गया, या आपने जब उसके अंदर अपनी गंदी हवा छोड़ी उसमें बेटा आपके मुंह में थूक, सलाइवा, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर वेपर सब था, सब चला गया अंदर। पर गैस स्टेट, किस स्टेट में? जैसे ही वो काफी देर तक अंदर रहा, उसके अंदर प्रेशर लगता गया, क्या हुआ भाई? एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाता है बाहर से, तो क्या हुआ? पार्टिकल्स आने लगे पास। अब जो वाटर वेपर अब तक किस स्टेट में था? गैस स्टेट में, वो किस में आ गया? लिक्विड स्टेट में। अब भैया गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो इसी को कहा जाता है सॉल्युबिलिटी। तो साहब जितना ज्यादा गैस के ऊपर आप क्या एक्सर्ट करेंगे बेटा? प्रेशर, उसकी सॉल्युबिलिटी उस लिक्विड में उतनी ही ज्यादा होगी। ये नियम देने वाले थे आपके हेनरी। नियम का नाम पड़ गया बेटा हेनरीज लॉ। तो बड़े आसान शब्दों में कहता है, प्रेशर अप्लाइड ओवर द गैस या प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या चीज है सर? कुछ नहीं है, ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है जो घुल गया है, जो घुल गया है। अब इसी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हमने कई तरह से रिप्रेजेंट किया है ना, मास परसेंटेज,
मोलालिटी या अंत में हमने पढ़ाया था आपको मोल फ्रैक्शन पढ़ाया था। तो बेटा यहाँ जो सॉल्युबिलिटी दी गई वो किस फॉर्म में दी गई है? मोल फ्रैक्शन काय के फॉर्म में। अब क्योंकि प्रेशर अप्लाइड ओवर द गैस है या प्रेशर ऑफ द गैस है, तो ये मोल फ्रैक्शन भी किसका होगा बाबू? गैस का ही होगा। प्रेशर ओवर द गैस, सुन लो बातें नहीं, ओवर द गैस या प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। यहाँ सॉल्युबिलिटी का तात्पर्य सीधा किससे बेटा? उसके मोल फ्रैक्शन से। क्या बेटा हम सभी गैस, मान लो जो गैस है वो है बी, गैस क्या है? बी। क्या इसके मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला जानते हैं क्या होगा? इसके मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का अर्थ हो गया बेटा Na प्लस Na। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? आपको बेटा अगर ये मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है तो आपको दोनों के क्या पता होने जरूरी है? नंबर ऑफ मोल्स। और साहब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी का फॉर्मूला क्या होगा? गिवन मास ऑफ गैस बी अपॉन मोलर मास ऑफ गैस बी। और ऐसे ही सॉल्वेंट के मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये सारी चर्चा क्या हम लोग कर चुके हैं, इसकी हम लोग डीपीपी क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। आपको बिल्कुल तकलीफ इसको सॉल्व करने में नहीं आनी चाहिए। अच्छा बेटा अगर यहाँ से मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइड हटा करके क्या लगा दूं? इक्वल लगेगा तो सीधी सी बात है सब राइट साइड में क्या लगाना पड़ेगा? एक कांस्टेंट। चलिए फॉर्मूला बन गया इसका P इक्वल टू K बाय गैस। किसने बात करी? किसने दिया? हेनरी ने। अब हेनरी ने कहा कि यार मैंने प्रेशर दे दिया, मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दे दिया, मैंने काय गैस दे दिया, पर अपना मान बढ़ाने के लिए मैंने इसमें अपना नाम तो दिया ही नहीं। तो उसे क्या करा? इसने इस K को क्या कह दिया बेटा? KH। KH माने क्या है? हेनरीज कांस्टेंट। सर कुछ नहीं है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है हेनरीज लॉ का। क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है हेनरीज लॉ का। बात समझ में आ गई? अच्छा चलिए यहाँ से कुछ और दो चार एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। यहाँ से बेटा K का फॉर्मूला बना लेते हैं एक बार। KH का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा? P अपॉन काय गैस। ये तो हर कोई बच्चा बना ही लेगा ना फॉर्मूला। क्या हमने पहले डिस्कस किया है कि साहब हमारे पूरे सिलेबस में एक ऐसी क्वांटिटी जो यूनिटलेस है? क्या है वो? सब फॉर्मूला के हिसाब से इसकी तो कोई यूनिट ही नहीं है। बताओ KH की यूनिट किसके बराबर आएगी? प्रेशर की यूनिट के ही बराबर आएगी। तो साहब प्रेशर की यूनिट आपको पता होनी चाहिए अलग अलग। जैसे आपको मास की पता है ना सबको, किलोग्राम, ग्राम, अभी क्वेश्चन थोड़ी देर पहले किया मिलीग्राम, सब पता है ना आपको। तो बताओ सलमान शादी कब करेगा? हाँ कंबल तो हम नहीं देते। हाँ जी, तो बच्चों को सर्दी लगने लगी, क्लास में 2 AC लगा रखे हैं। हाँ बेटा, प्रेशर की यूनिट जो है वही किसकी यूनिट रखनी है आपको? KH। अब इसका अर्थ ये हुआ, अगर मान लो आपसे मैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करवाता हूँ सॉल्युबिलिटी म्हणजे काय गैस, तो सीधी सी बात है मैं आपको इन दोनों के प्रेशर या वैल्यूज वगैरह दूंगा। पर अब मैं डिफिकल्टी लेवल, सोचो अब इतना आसान है केमिस्ट्री का क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेवल सिर्फ इतना रखूंगा बेटा, प्रेशर एक को दे दूंगा मान लो ATM में और दूसरे का दे दूंगा बार में, पास्कल में, किलो पास्कल में, mm ऑफ Hg में, टॉर में। इनमें से किसी भी एक में मैं आपको दे दूंगा और कहूंगा निकालो बेटा काय गैस। बहुत भयंकर सवाल बन गया क्या ये? नहीं सर, बस आपको इन 5-6 यूनिट्स का इंटर कन्वर्जन आना चाहिए। तो समय के साथ हम लोग डीपीपी बनाएंगे उसमें आता चला जाएगा। बात क्लियर है क्या? और दूसरी चीज सुनिए, अगर बेटा आपको किसी वैल्यू को सॉल्व करना है तो उन सभी वैल्यूज की यूनिट सेम सिस्टम में होनी ही चाहिए। KH सॉल्व करना है तो प्रेशर की जो भी यूनिट है वही KH की यूनिट चाहिए आपको।
काय के सोल्व करना है, pH और प्रेशर की यूनिट सेम ही चाहिए। तो आपका सबसे पहला काम न्यूमेरिकल में गिवन लिखना है और उस गिवन में जो यूनिट कन्वर्जन क्वेश्चन में होना चाहिए आपको वो यूनिट कन्वर्जन परफॉर्म करके दिखाना है। इन सभी चीजों के क्या होंगे आपके मार्क्स। बात क्लियर है? इसकी भी डीपीटी हम लोग सॉल्व करेंगे और उससे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की। किसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की? हेनरीज लॉ। सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है इसकी, बोर्ड में आती रहती है। पहली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हमने बात कर ली है बातों ही बातों में, वो क्या है? वो है साहब कोल्ड ड्रिंक्स। डेली लाइफ में कोल्ड ड्रिंक कहीं ना कहीं काम आती रहती है। तो आप उसमें जानते हैं कि कौन सी गैस भरी जाती है? ज्यादा से ज्यादा CO2 उसमें भर दी जाए, घुल जाए। इसके लिए उस बोतल में CO2 को लो प्रेशर में फिल किया जाएगा कि हाई प्रेशर में? तो मान लो आपकी 760 ml की बोतल है, उसमें आपका जो कोल्ड ड्रिंक बनाने वाला है वो 500 ml कोल्ड ड्रिंक भी नहीं डालता। मान लो 500 ml डालती, नहीं से हमें भरोसा है हमारी कोको कोला में चल डाल दो। अब साहब उसमें क्या भरी जाती है? बाकी CO2। कहां से आती है CO2? अरे हम बनाते हैं, उसमें से मुंह लगा के मुंह मार के CO2 डाल दी गई उसमें और उसमें क्या लगा दिया? उसमें CO2 जैसे ही घुलती है, जब एक चीज दूसरे में घुल गई है तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? भाई 10 ml आप जो है सॉल्यूट 100 ml पानी में मिला दो, सॉल्यूशन 100 ml रहेगा कि उससे ज्यादा ही बनेगा? 110 ज्यादा ही बनेगा, वॉल्यूम बढ़ जाता है। और आप क्या बन जाते हो? बुद्धू। आप क्या बन जाते हो? सब बुद्धू बन जाते हो और खुशी खुशी पैसे थे आपको। अरे यार मैं तुम कहना, मान लो 760 ml की है, आप 2 लीटर वाली पी लो, 2 लीटर ले लो, है ना? आपकी इच्छा, कोई बात नहीं। वो एक एग्जांपल है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल क्लियर है। दूसरा एग्जांपल सुनिए, आपकी खुद की बॉडी में हेनरीज लॉ हर सेकंड काम कर रहा है। अच्छा, आप सभी के अंदर खून तो बह ही रहा होगा, ग्रुप का चलो मान लो बह रहा है। अच्छा, आप लगातार ऑक्सीजन भी बाहर से ले रहे होंगे। आपके जो लंग्स हैं उनमें एयर पहुंची, एयर जिसमें ऑक्सीजन अच्छे खासी मात्रा में मौजूद था, वहां लंग्स पर जाकर के जो ऑक्सीजन है वो बहुत अच्छा खासा, बहुत ज्यादा मात्रा में। क्या लगता है, अगर गैस ज्यादा मात्रा में है तो उस गैस का प्रेशर लो होगा कि हाई होगा? हाई होगा। अब हेनरी क्या कह रहा है? हेनरी ये कह रहा है, सर अगर प्रेशर हाई है तो वो घुल जाएगी ज्यादा मात्रा में। तो आपके लंग्स पर जाकर के, फेफड़ों में जाकर के ऑक्सीजन आपके ब्लड में घुल जाती है। क्यों घुल रही है? क्योंकि उसका प्रेशर हाई है। अब आपके लंग्स ने क्या किया? सब उसको घोल लिया। ब्लड वहां लगातार फैल रहा था, पहुंच रहा था। उस ब्लड को भेज दिया कहां? हार्ट के पास, दिल के पास। और दिल ने क्या करा? दिल ने आपके पूरे बाकी बॉडी पार्ट्स को यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर। अच्छा, जब ये हार्ट से ब्लड आपके पूरे बॉडी ऑर्गन तक जाएगा, मान लो पैर के अंगूठा, हाईएस्ट पॉइंट तो वही है, वहां तक पहुंचेगा, जितना दूर ट्रेवल करेगा, क्या लगता है इस ब्लड का प्रेशर उतना लो हो जाएगा कि उतना ही कम हो जाएगा? तो बोलो ना, क्या हो जाएगा? लो या कम? सर लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, यहाँ तो बहुत ज्यादा प्रेशर से दिल धड़का, धड़कन किसी और ने सुना तो हुआ ये, प्रेशर से दिल धड़का और सर जितना दूर तक ब्लड ट्रांसफर होगा धीमे धीमे प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा। टिश्यू तक जैसे ही ब्लड पहुंचता है प्रेशर इतना कम हो चुका होता है कि अब ऑक्सीजन ब्लड में घुला हुआ नहीं रहना चाहिए। प्रेशर कम होते ही ब्लड में से ऑक्सीजन साथ छोड़ देगा। किसके लिए? उस टिश्यू के लिए। टिश्यू को मिल गया, क्या मिल गया? ऑक्सीजन, क्योंकि ब्लड से क्या हो गया? अलग। अच्छा, ब्लड में भी आरबीसी था। अच्छा, आरबीसी के भी पास क्या था? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ने बांध करके जैसे तैसे ब्लड पहुंचाया और जैसे टिश्यू को देखते ही वो मंत्रमुग्ध हो गया, ऑक्सीजन और साथ छोड़ के चला गया। अब बेचारे हीमोग्लोबिन को लगा बुरा लगा, तो वहां पर इंतजार कौन कर रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड। उसने देखा ऐसे कैसे, है ना? तो जैसे ही ऑक्सीजन ने साथ छोड़ा, जाकर कौन जुड़ा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड की बजाय क्या कहलाया? अब इसी को लेकर के आपका पहुंचा ब्लड हार्ट में।
हार्ट ने उसको पंप बैक कर दिया आपके लंग्स तक। अब लंग्स पर जो ब्लड पहुंचा है उसमें कौन जाता है? CO2 का प्रेशर क्या होगा? हाई था, हार्ट में था, पर हार्ट से पंप होते होते जब तक कहां तक पहुंचा? लंग्स में प्रेशर क्या हो गया उसका? कम। जैसे ही कम हुआ अब साथ कौन छोड़ देगा ब्लड का? वो लंग्स से फेफड़ों में आ गया और फेफड़ों में कौन इंतजार कर रहा था? ऑक्सीजन, जिसका प्रेशर क्या था? हाई था। वो किस में घुल जाएगा? ब्लड में। और ये साइकिल आपका सर्कुलेटरी सिस्टम जो बोलते हैं वो कंटिन्यूअसली चलता ही चला। चलो आपके खुद की बॉडी का ज्ञान दे रहा हूं मैं आपको। ऐसे ही होता है प्रेशर की वजह से। किसकी वजह से? प्रेशर की वजह से। अच्छा सोचिए, आपके बॉडी पर क्या इस समय एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है? देखो हमारे नसों में खून बह रहा है, खून में ऑक्सीजन है और भी गैसेस हो सकती है ना? और ये ऑक्सीजन जो है सीधी सी बात है, अगर गैस है तो जरूर प्रेशर भी लगा रहा होगा। पर ऐसा थोड़ी ना है कि हमारी धमनियां फट गई हो, नहीं फटी। अच्छा ऐसा थोड़ी कि आपके कान वगैरह से, आंख से, नाक से खून आ रहा हो, क्यों नहीं आ रहा? अगर ब्लड इतना प्रेशर के साथ जा रहा है ऑक्सीजन को लेकर के, तो खून बाहर क्यों नहीं आ रहा है? बताओ क्यों नहीं आ रहा है? बाहर से एटमॉस्फेयर उसको पंप बैक करता है, प्रेशर लगा। अब सोचो आप पढ़ लिख गए, बहुत बढ़िया बढ़िया साइंटिस्ट हो गए, आप एस्ट्रोनॉट हो गए। क्या हो गए? और कहां पहुंच गए? चांद स्पेस में नहीं आता, आपने कहा स्पेस। अब स्पेस में पहुंच करके आपके कमांडर ना हो, जा बाहर जाकर के शिप को सही कर, बैठा डाला कुछ नहीं करता, जब बाहर निकले दुत्कार दिया, आप सूट वूट पहन के बाहर आ गए। अब साइंस आपको आती होगी तो सूट पहन के बाहर आओगे, वरना अभी करके अभी ठीक करके देता हूं, पाना वाना लेके बाहर चल दिए। जैसे ही बिना सूट के कदम बाहर रखा, बताओ पहली चीज क्या होगी? आपकी सारी नसें फट जाएंगी। दूसरी लगवा लेंगे? नहीं, फट जाओगे। आपके जहां बॉडी ऑर्गन से इजीली ब्लड बाहर आ सकता है, आंख में से, यहां से ब्लड आने लगेगा। बात आई समझ में? क्यों? स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं, आपके बॉडी को ऊपर से प्रेशराइज करने वाली कोई चीज मौजूद नहीं है। तो जो सूट है बेसिकली आपको ऑक्सीजन तो सप्लाई कर ही रहा है, साथ में आपके बॉडी पर लगने वाले प्रेशर को भी मेंटेन करना है। बात आई समझ में? दूसरा एग्जांपल क्लियर है क्या हेनरीज लॉ का? चलिए तीसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तीसरा एग्जांपल एक तरह की कंडीशन है। कंडीशन का बड़ा नाम है एनोक्सिया। क्या नाम है? एनोक्सिया। कभी आपने ये चीज गौर की है कि जो लोग पहाड़ों पर, हिल स्टेशन वगैरह पे रहते हैं, जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो, हिमाचल, मनाली, कोई भी, वहां लड़के लड़कियां सभी, चाचा ताऊ दादी सब गोरे चुट्टे एकदम लाल होते हैं। देखा क्या? कैसे सेब ज्यादा खाते हैं क्या? फिर देखिए बॉडी आपकी लाल है दो कारणों से, कि तो किसी जम के फुड़ाई करी है ना, एकदम बंदर जैसा लाल कर दिया मार मारते, या फिर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा है। हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा है। मेरे साथ में कहीं भी थोड़ा सा स्केच कर लूं, थोड़ा सा कुछ लूं, वहां पर एकदम रेड हो जाता है। ऐसा नहीं कि मैं परजीवी हूँ, एलियन बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन है। मेरी वाइफ में भी ज्यादा हो गया, खून चूसती में। तो ऐसा है सब हीमोग्लोबिन ज्यादा है। वो क्यों है सर? कारण ये है कि बेटा देखो, जो बंदा सी लेवल पर है, हमारे अर्थ की 80 किलोमीटर तक की हाइट तक एटमॉस्फेयर है हमारा, है ना? जो सी लेवल पर है उसके ऊपर एटमॉस्फेयर कितना दूर तक है? 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर का प्रेशर जो एटमॉस्फेयर है वो उस बंदे पे क्या लगा रहा है? प्रेशर। अब मान लो आपको मौज उठी और आप हिल स्टेशन चले गए, घूमने फिरने चले गए, मान लो मई में जाकर के आए हो, कसौल वगैरह, है ना? तो पहुंच गए साहब हाइट पे। अच्छा हाइट पे पहुंचे हो, आप जितना जितना ऊपर चले हो, क्या एटमॉस्फेयर भी उतना ही ऊपर उठता जा रहा है क्या? या एटमॉस्फेयर फिक्स है? फिक्स है। तो आप यहाँ थे, सब 80 किलोमीटर का एटमॉस्फेयर आपके ऊपर प्रेशर बना रहा था, आप आ गए ऊपर। अब बताओ आपके सर के ऊपर, शरीर के ऊपर ये एटमॉस्फेयर बढ़ गया है कि घट गया है? अच्छा तो एटमॉस्फेयर का लगने वाला प्रेशर पे क्या हुआ होगा? सब वो भी कम हो गया होगा। अच्छा प्रेशर कम हुआ होगा तो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग आपके बॉडी में खून में ऑक्सीजन घुलना कम कर देगा कि ज्यादा कर देगा? इसीलिए जो बंदे वैष्णो देवी की यात्रा पर चल देते हैं, या सब ट्रैकिंग करेंगे और चल देते हैं, सब हिमालय चढ़ेंगे चल देते हैं, वहां जाके
कुत्ते की तरह आप रहे। तो क्यों आप रहे भैया? थकावट बहुत जल्दी हो रही है, 2 कदम चल रहे हैं, अरे नहीं सर हम तो चढ़ाई चढ़ रहे हैं ना। उसके पीछे लॉजिक क्या है साहब? देखो चलने के लिए इन सब के लिए तुम्हें चाहिए एनर्जी। एनर्जी चाहिए ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से बनेगी साहब। ऑक्सीजन का सप्लाई बराबर है, पर ऑक्सीजन या एटमॉस्फेयर का प्रेशर दबाव क्या है? कम है। तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन होने के बावजूद आपके ब्लड में घुलना क्या कर देती है? कम कर देती है। तो वहां के लोग जो वहां रह रहे हैं वो ऑक्सीजन तो ज्यादा नहीं खींच सकते कि नहीं साहब हम तो कई दिनों से रह रहे हैं, हमें सहूलियत दो, हमें तो ज्यादा ऑक्सीजन दो। नहीं, ऑक्सीजन उतना मिलेगा, पर वो एक बार में ऑक्सीजन को ले जाने वाले हीमोग्लोबिन को का काउंट अपने शरीर में बढ़ा लेते हैं, अपने आप बढ़ जाता है। ह्यूमन बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म एडेप्टेशन का शिकार होता है। तो आप कहीं भी चले आप अपने बॉडी को उसी हिसाब से क्या कर देते हो? एडेप्ट कर। ऐसा नहीं कल को जाके वॉल करके कूद जाओ, मैं ही हूं हम ब्रह्मास्त्र, अरे ऐसे नहीं, एक समय लगता है ना। तो आपने एडेप्टेशन आ गई। जो हिल स्टेशन पे रह रहे लोग बाग, उनके बॉडी में अपने आप क्या ज्यादा हो गया? हीमोग्लोबिन, क्योंकि भैया ऑक्सीजन तो देखो जरूरी है पर ब्लड में वो घुल नहीं रहा है। तो एक काम करो, ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए ज्यादा हीमोग्लोबिन डेवलप कर दो, सब हो गया ना। अब सोचिए एक इंसान जो कि आपकी बहुत ज्यादा ऊंचाई पर हिल स्टेशन की पीक पर पहुंच गया है। तो जैसे कि एक ऊंची पीक का नाम आप जानते होंगे, हिमालय, कंचनजंगा, K2, ये सब आप लोग जानते होंगे। मान लीजिए वहां पहुंच गया। अब वहां जब पहुंच गया तो उसके बॉडी के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया कि बहुत कम? बहुत कम। उसके ब्लड में ऑक्सीजन घुलना बंद कर देगा, कम कर देगा कि ज्यादा हो जाएगा? सब कम कर देगा। तो बेटा उसके शरीर में थोड़ी ना इमीडिएटली ऐसा होगा हीमोग्लोबिन ज्यादा हो जाएंगे, मतलब कि उसको ऑक्सीजन कम ही मिलने वाला है शरीर में डिसॉल्व फॉर्म में। तो उसके ऑर्गन्स तक ये ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में अच्छा खासा पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। मुख्य ऑर्गन उसका ब्रेन। ब्रेन को ऑक्सीजन अच्छा खासा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलता तो ब्रेन के अंदर जो है अलग तरह के केमिकल्स जन्म लेते हैं, और एक केमिकल लोचा होता है जिसकी वजह से आपका ब्रेन आपको वो चीजें दिखाने लगता है जो सामने है ही नहीं। जैसे मेरी फैंटेसी क्या है बताना नहीं चाहता, समझ गया। तो मान लो वहां हिमालय पर पहुंचने के बाद आपकी फैंटेसी रहती है कि साहब मेरे को गर्म पानी का पूल चाहिए, आपको सामने दिखाई दे लगता, सामने दिख रहा है एकदम, तुरंत क्या करते भाग तो अब कहाँ जाते हो आप? खाई में नीचे और तुरंत फिर आपको पहुंचो यमराज के पास, वो पूछे कि यहाँ कैसे मर गया, तो बताना नहीं कैसे मर गया, बड़ी बेइज्जती होती, लोग बहुत हंसेंगे वहां, बोले खाई में कूद गया, है ना। तो दौरा पड़ता है, क्या पड़ता है? दौरा, जिसमें आपका ब्रेन सही गलत इन सब में अंतर नहीं पहचान पाता। सही क्या है, गलत क्या है, क्या सच में है, क्या रियल है, क्या फेक है, ये सब नहीं पहचान पाता। और इसी कंडीशन का नाम क्या दिया गया बेटा? एनोक्सिया। क्यों हुआ एनोक्सिया? ऑक्सीजन की कमी क्यों हुई ब्लड में? प्रेशर कम हुआ। प्रेशर कम क्यों हुआ? क्योंकि आप हाई एल्टीट्यूड पर चले। एग्जाम्पल भूलोगे कभी? एनोक्सिया याद रहेगा। एक आखिरी एग्जाम्पल और फिर क्लास खत्म। ये तो पहाड़ हो गया, रेगिस्तान में तो आपको कई दिनों से, कई घंटों से पानी नहीं मिला है। जब पानी नहीं मिलता तो ब्रेन सवाल करता है बार बार, पानी कब मिलेगा, पानी कब मिलेगा। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान सुनना बेटा, बिल्कुल भी एक ग्रीन एप्पल के बारे में मत सोचो। सुना? बता किसके बारे में सोचा तुमने? ब्रेन को जब पानी नहीं मिल रहा, आपसे लगातार कॉन्स्टेंटली ब्रेन पूछ रहा है मुझे पानी चाहिए, यस आई वांट। क्या होता है? आप जिसके बारे में नहीं सोचना चाहते हो आपको ब्रेन वो ही चीज दिखाता है। तो सामने आपको क्या नजर आता है? ओएसिस जिसको आप पूछते हो, ठीक है, मृग तृष्णा क्या कहते हैं? मिराज। आपको मिराज नजर आएगा और आपको ऐसा लगता है। दूसरा कारण यह है कि आपने ऐसा ही मिराज देखा होगा तब की धूप में एक खाली रोड पर, जब रेत या फिर रोड गर्म होता है तो उसके ऊपर की हवा हल्की हो जाती है, पड़ा होगा डेंसिटी, हल्की हवा सब उड़ जाती है। तो सामने से लाइट का जब टकरा के रिफ्लेक्शन आता है वो रेगुलर होगा कि इरेगुलर? रेगुलर नहीं होगा बेटा, लगातार हवा गर्म ठंडी हो रही है वहां,
डेंसिटी कम ज्यादा हो रही है तो आपको लाइट ऐसे हिलती हुई नजर आएगी और सामने क्या नजर आता है हिलता हुआ? पानी। ये तो रोड पे भी होता है। ये छोड़ो, आपकी गाड़ी 2 किलोमीटर आप लगातार कार ड्राइव कर रहे हो, जो इंजन जाए ना उसके ऊपर की आपको हवा ऐसे हिलती हुई नजर आने लग जाएगी। वो सेम उसी वजह से, वो फिजिक्स है बेटा बेसिकली। क्या केमिस्ट्री टीचर को परेशान कर रहे हैं? समझ गए? अच्छा, आखिरी एग्जांपल भी एक कंडीशन के रूप में ही सामने आ रहा है जिसका नाम है बेंड्स, BENDS। क्या नाम बेटा? बेंड्स। देखिए बेंड्स क्या है। आप सभी ने स्क्यूबा डाइवर के बारे में सुना है? क्या करते हैं स्क्यूबा डाइवर? आप पानी में तैर जाते हैं मछलियों की जनगणना के लिए। अब कितनी मछली तालाब में? किसी भी तरह की रिसर्च, कोई खोई हुई चीज, कोई डेड बॉडी एटसेट्रा एटसेट्रा के लिए वो नीचे गहराई तक बॉटम पर जाते हैं। पल्स वगैरह के लिए, हीरे मोती जो होते हैं उन सब के लिए चलते हैं, लालची होते हैं। तो मान लो समुद्र तट की गहराई में एक स्क्यूबा डाइवर कूद गया। अब वो जब कूदा होगा तो तामझाम जो है संग लेके गया होगा। तामझाम माने क्या है? ना, वो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होता है, वो ऑक्सीजन इज द मेन कॉज ऑफ कंबशन। सत्य है, जलने के लिए किसी का अमीर होना जरूरी नहीं है, ऑक्सीजन का होना जरूरी है। आपका दोस्त अमीर होगा, आप जल रहे हो, नहीं, ऑक्सीजन है इससे जल रहे हो, है ना। अब इतने दबाव पर सोचो वो टैंक फट जाए, ऑक्सीजन टैंक फट जाए, क्या हुआ? पानी के अंदर जल के मर गया हमारा लड़का। वो कहने में भैया मानेगा नहीं कि भैया मजाक कर रहा, अंदर से निकल के आएगा, चाची चाची नमस्ते कर, नहीं साहब, पानी में जल के मर गया। अगर वो सिर्फ क्या ले जाएगा? ऑक्सीजन भर के ले जाएगा। तो क्या लेके आता बेटा? एयर। क्या लेके आता है? एयर। चलिए, एयर वो पीठ पे टांग करके नीचे बॉटम पर चला, जो चीज ढूंढ रहा था वो ढूंढने लगा। अब साहब एयर में 2 मुख्य ऐसी गैसेज हैं जो सबसे ज्यादा मात्रा में होती है। कौन सी 2 गैसेज? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो अब जब वो बहुत बॉटम तक पहुंच गया है, बताइए उसके ऊपर का प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया होगा कि बहुत कम? बहुत ज्यादा। तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग ये एयर, मैं फिर कह रहा हूं, एयर में ऑक्सीजन नहीं कह रहा हूं, एयर जो है वो उसके बॉडी में क्या कर देती है? घुलना। अरे मुंह को प्रेशर बढ़ गया है। नहीं सर, तो बारिश हुई तो क्लास ही चलती है, बारिश बंद होने के बाद ही छोड़ूंगा। हाँ भाई, तो भैया प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया तो भैया अब जो गैसेस, एयर जो थी वो पूरी बॉडी में ज्यादा मात्रा में घुल रही। ये अच्छी बात है भाई, वहां नीचे उसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन अच्छी खासी चाहिए ना। ठीक है साहब, उसने अपना काम धंधा निपटाया। अब काम धंधा निपटाते वक्त वो इस एयर में से किस गैस को इस्तेमाल में ले लेता है? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन। नाइट्रोजन हमारे किसी काम के नहीं है, तो जो है वो क्या करता है? वो उसका इस्तेमाल कर लेता है। कौन सी गैस का? अब ऐसा है, जिसका इस्तेमाल नहीं कर पाया वो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। अभी नाइट्रोजन उसके बॉडी में घुली हुई ही है जब वो क्या है? बॉटम पर है, क्योंकि वहां प्रेशर क्या है? हाई है। पर अब मान लो उसका काम निपट गया है, उसके घर से फोन आ रहा है, डार्लिंग काम, तो क्या करेगा? फटाफट ऊपर आएगा। अब जब ऊपर आएगा तो प्रेशर बताओ बढ़ेगा उसकी बॉडी पर के घटेगा? एकदम से घटेगा। तो अब तक जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन घुल गई थी उनमें ऑक्सीजन जिसका वो इस्तेमाल कर चुका है, कौन सी गैस बची? नाइट्रोजन, जिसका उसने कोई यूज में नहीं दिया, उसकी बॉडी में ही थी घुली हुई। अब उल्टा काम होगा कि नहीं होगा? जो अब तक घुल गई थी, लिक्विड फॉर्म में आ गई थी, अब वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी? गैस। अब गैस में कन्वर्ट होते ही उसके खून में बबल्स बनेंगे। कौन सी गैस के? और ये बबल्स उसकी बॉडी में जानलेवा पेन की कंडीशन क्रिएट कर देंगे। सीवियर पेन, बहुत जानलेवा पेन होगा। स्पेशली उसके बैंड वगैरह जो है ना, बैंड वगैरह, वहां पर जॉइंट्स वगैरह बहुत खतरनाक पेन होगा। इसी कंडीशन का नाम क्या है? बैंड्स। तो सब अभी बेचारा उसके बड़ा घर नहीं जाए क्या? वही नीचे घर बना ले? नहीं, ऐसा नहीं करते। तो पहले तो उसको ये कहो कि भाई किसी का भी फोन आए धीरे धीरे ऊपर आओ। बोले क्यों? बोले बबल धीरे धीरे बनेंगे, तुम थोड़े थोड़े बबल को सहन करोगे, फिर घर चले जाना। ठीक है? तो ठीक है सर। बोले नहीं, मेरी तो अर्जेंसी है। फिर बोले काम करो, जो सिलेंडर तुम लेके जा रहे हो ना,
उसमें एक ऐसी गैस और मिला देते हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए ऐसी गैस और मिला देते हैं जो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी को तुम्हारे ब्लड में घटा दे। नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी, वो गैस है कौन सी? हीलियम। अच्छा, नाइट्रोजन हमारे शरीर में कोई नुकसान नहीं करती, इनर्ट गैस है। ऐसे ही हीलियम भी जो है वो नेचर में कैसी गैस है? इनर्ट गैस, वो भी हमें किसी तरह का नुकसान। तो हीलियम मिला दी, अब जब वो नीचे जाएगा तो हीलियम भी होगी किसमें? सिलेंडर में। हीलियम को भी वो इनहेल करेगा, पर ये हीलियम नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी हमारे ब्लड में करेगी कम। नाइट्रोजन कम मात्रा में शरीर में घुलेगा, तो जब वो स्क्यूबा डाइवर सरफेस पर आएगा तो उसके बॉडी में जो नाइट्रोजन के बबल्स बन रहे होंगे वो ज्यादा बनेंगे कि कम? कम बनेंगे, तो उसे तकलीफ, दुख, परेशानी ज्यादा होगी कि कम होगी? तो बैंड से छुटकारा तो नहीं, पर बैंड से होने वाली तकलीफ को इस तरह से क्या किया जा सकता है? कंट्रोल किया जा सकता है। बात है समझ में सब लोगों को? ये था बेटा हेनरीज लॉ। अब सुनिएगा, एक बार के ट्राई जरूर करके आइएगा हेनरीज लॉ की डी